हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मेरा क्लास 12 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश हो गया था। मैंने एक्सरसाइजेस भी करवा दी, क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए। अब मेरा जो नेक्स्ट काम बचा है वो मेरा बचा है वन शॉट वीडियो का। डिटेल मैंने 30 वीडियोस अपलोड करी है और वो 30 वीडियोस मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बिजनेस स्टडीज़ की। अगर आपको डिटेल चैप्टर पढ़ना है देन प्लीज़ गो इन माई चैनल, विजिट द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, प्ले द प्ले लिस्ट एंड देन यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल चैप्टर। बट अगर आपको एक बर्ड्स आई व्यू लेना है, बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब, वो एक हल्की सी झलक देखनी है। आपने पहले वो सारी वीडियोस देख रखे या इन केस ऑफ आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको सिर्फ एक बार एक हल्का सा ये देखना है कि मतलब रिवाइज करना है सारे टॉपिक्स ब्रीफ में थोड़े थोड़े, तो देन दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू, आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो मैं हमेशा आगे से ऐसे ही करा करूँगी, अपने जो भी वीडियोस के चैप्टर्स करवाऊँगी उसके बाद मैं एक आपको उसकी वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जो आपके सारे चैप्टर्स की समरी टाइप की होगी। इसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें मैं आपको बस छोटे कोर कॉन्सेप्ट्स करवाऊँगी जिससे आपको सारे चैप्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको डिटेल देखनी है तो कहाँ देखोगे, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में उसकी प्लेलिस्ट चलाओगे और वहाँ पे डिटेल देखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। जैसे कि चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक बिजनेस हमारा रन आउट नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट हमारे बिजनेस का हार्ट एंड सोल कहलाता है। हार्ट मतलब दिल और सोल मतलब आत्मा। जैसे एक बॉडी के लिए हार्ट और सोल इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, उसी अकॉर्डिंग एक कंपनी के लिए मैनेजमेंट काम करता है। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप कंपनी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट की वजह से ही आपकी कंपनी में काम हो पाते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है आपकी कंपनी में वर्क को आगे करवाने में। मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो उनका काम होता है जो आपके दिल में बात हो वो आपके एम्प्लॉयज़ कर सके। बेसिकली इसकी जो इजी सी डेफिनेशन होती है वो होती है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का काम होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जनरेट करना कंपनी में। ये क्या होती है मैं आपको अभी बताती हूँ, डिटेल वीडियो में आपको सेपरेटली वीडियो है, बट बेसिकली मैं बताती हूँ। मैनेजमेंट का बेसिकली काम होता है, मैनेजमेंट का बेसिकली एम होता है आपके सारी जो कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जनरेट हो, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो आप उसे अचीव कर पाओ। बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है वो हमारी दो सेंस से डिस्क्राइब होता है, एक अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, एक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो होता है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। जो आप चाहते हो आपके एम्प्लॉयज़ करें, अगर वो एम्प्लॉयज़ आपके उस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो वो हमारा होता है मैनेजमेंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। और एज पर मॉडर्न अप्रोच होता है मैनेजमेंट is the process of planning, directing, staffing, organizing and controlling the organization activities of a company। अगर हम अपने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारा प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और ऑर्गेनाइजिंग करता है सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता भी होगा और आगे जाके और भी मैं भी आपको बताती हूँ कि ये जो 5 होते हैं यही पाँचों हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। जो मॉडर्न अप्रोच की डेफिनेशन होती है उसमें जो पार्ट्स होते हैं वही हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे यही होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब केस स्टडी देख लेते हैं। जैसे केस स्टडी वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखी है, सारी केस स्टडीज़ हर टॉपिक से रिलेटेड, फिर भी देख लो कि जैसे एक कंपनी है, मैं आपको थॉरली बता देती हूँ। अगर बूमकार्न लिमिटेड कंपनी है और उसके मैनेजर्स ढंग से काम नहीं कर रहे, किसी के अंदर कोऑर्डिनेशन है, कोई एक दूसरे की बात नहीं समझते, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप रीड कर लेना, तो क्या प्रॉब्लम है ये कंपनी में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिसिंग इन बूमकार्न लिमिटेड। क्या मिसिंग है, मैनेजमेंट मिसिंग है। क्यों लड़ाई झगड़े रहते हैं कंपनी में, इसलिए रहते हैं क्योंकि देयर इज़ नो वन सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको काम को कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है।
और कोई आपकी प्रॉब्लम इसकी कैसे सॉल्व हो पाएगी बोमकार लिमिटेड की, अगर एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे सब कुछ ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेना, एक बार जूम कर लो, ये लो और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अपना काम दूसरों से करवाने में सक्सेसफुल हो जाए, तो वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। देन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हर एक कंपनी का मकसद होता है, हर एक कंपनी जो काम करती है कि हम अपनी कंपनी में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जनरेट कर सकें। ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी होती है। बेसिकली इफेक्टिवनेस का मतलब होता है और एफिशिएंसी में दोनों का मकसद होता है अपने काम को कंप्लीट करना इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो काम आपको दिया जाए उसे कंप्लीट करो इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बट इफेक्टिवनेस में तो सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि वॉट एवर इज़ गिवन टू यू, वॉट एवर टारगेट इज़ गिवन टू यू बाय योर सुपरवाइजर, बाय योर कोऑर्डिनेटर, जस्ट कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एफिशिएंसी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है। एफिशिएंसी में भी हमारे टारगेट को कंप्लीट किया जाता है, एफिशिएंसी में भी हमारे काम को कंप्लीट किया जाता है, बट बाय डूइंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर आपने अपने काम को करा है, देखो काम तो दोनों में ही होगा, इफेक्टिवनेस में भी होगा, एफिशिएंसी में भी होगा, बट इफेक्टिवनेस में सिर्फ इतना मकसद होगा कि आपने अपना काम करके ख़त्म कर दिया। लेकिन एफिशिएंसी में आपने अपना काम भी किया और अपने रिसोर्सेज को भी सेव किया। और किसके लिए सेव किया? फ्यूचर के लिए सेव किया। मीन्स इन दिस यू सेव योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। अगर आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो आपने 10 यूनिट तो प्रोड्यूस कर ली इफेक्टिवनेस में भी, बस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में यही डिफरेंस होता है। एफिशिएंसी में भी आपने अपनी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की बट एट 8 रुपीज़, मतलब कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करना एफिशिएंसी का काम होता है। ठीक है, देन उसके बाद केस स्टडी आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी करवा रखे और असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देख लेना, ये सारे मेरे वीडियो में। अब अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल में बेसिकली हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। इनके पास सुप्रीम पावर होती है। टॉप लेवल का बेसिक काम होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाना, इनके पास सुप्रीम पावर होते हैं, ये सारी कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बेसिकली इनका काम होता है अपने स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाना। मैंने आपको हमेशा बताया स्ट्रेटेजिकल प्लान का मतलब होता है षड्यंत्रकारी प्लान। मीन्स आपको ये डिसाइड करना है, ये इंश्योर करना है कि अगर कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर आपके पास से गुड्स खरीदे तो आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है। आपको अपनी कंपनी को कुछ वो स्पेशल चीज़ देनी होती है या वो स्पेशल चीज़ें देनी है जो दूसरी के पास नहीं है, उसकी प्लानिंग करने का काम हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ये पूरी कंपनी के पूरे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट देख, पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके काम देख लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लान्स बनाना, ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करना, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करनी और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट करना। मिडिल लेवल को टॉप लेवल अपॉइंट करता है, बॉटम लेवल को मिडिल लेवल अपॉइंट करता है और ये गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं और ये लिंक होता है। बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि ये लिंक क्रिएट करता है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपनी कोई बात करनी होगी, कोई अपने प्लान्स बताने होगा तो वो डायरेक्टली बॉटम वाले से नहीं पूछेंगे, वो पहले मिडिल से पूछेंगे और फिर मिडिल वाले फर्दर अपने बॉटम वाले को कहेगा। और अगर बॉटम वालों को कोई शिकायत होगी, कोई कंप्लेन होगी तो वो डायरेक्ट टॉप लेवल से नहीं पूछेगा, वो पहले मिडिल वालों को कहेंगे और मिडिल वाले टॉप को बताएंगे। तो ये एज अ लिंक क्रिएट करते हैं टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। इनके अंदर जो पर्सनस इंक्लूड होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड एट्सेट्रा। ठीक है, इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका काम होता है प्लान्स को बनाना, प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर, जो प्लान्स टॉप लेवल ने बनाया उनको एग्जीक्यूट करना, कंपनी में ये देखना कि सब लोग उन्हें मान रहे हैं या नहीं। ये लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और लो लेवल के बीच में। ये जो जूनियर मैनेजर्स होते हैं यानी जो पर्सन्स होता है और जो इनसे जूनियर होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनके लिए वही काम करते हैं जो टॉप लेवल इनके लिए करता है, गाइडेंस का और सुपरवाइजिंग का और कोऑर्डिनेटिंग का। ये इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं लो लेवल मैनेजमेंट को ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके।
फिर लो लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसे हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें फॉरमैन, स्टाफ, सेक्शनल ऑफिसर, सेक्शनल स्टाफ, ये सारे आते हैं। ये बेसिकली डेली वर्क फ्लो को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। इनका काम होता है कि अपने जो इनसे भी छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, सब एक दूसरे को गाइड करने में लगे रहते हैं। ये डे टू डे वर्क फ्लो को इंश्योर करते हैं। ये पीरियोडिक यानी डे टू डे रिपोर्ट बनाते हैं। ये कंपनी में डिसिप्लिन, हार्मनी यानी पीस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट वन इज योर, ये केस स्टडी आप देख लेना। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम की फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूस, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी। नाम सबके याद कर लेना, एक्सप्लेन कुछ को कर लेना। गोल ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स हमारा मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें सब कुछ प्री प्लान होता है, इसमें सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रन किया जाता है। इसमें हमारे गोल्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं वो सारे ये अपने आप बनाते हैं। सारी कंपनी इनके मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है। फिर उसके बाद हम अपना देखते हैं आफ्टर गोल ओरिएंटेड, ये ऑफ कोर्स हमारा परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी मैनेजमेंट हमारा हर जगह माना जाता है। मैनेजमेंट माना उनकी, देखो मैनेजमेंट हर जगह होता है, हर कंपनी में, पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट होता है, नॉट इवन इन इंडिया, हर जगह हमारा मैनेजमेंट होता है। वो बात होती है कईयों की मानने की पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज डिफरेंट होते हैं, कोई उसे किस तरीके से मानता है, कोई उसे किसी तरीके से मानता है, बट मानते सब हैं। ठीक है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉडी, बाउंड्री डू नॉट अफेक्टेड। ये सबके लिए सेम होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बाउंड्री से अफेक्ट नहीं करता। मतलब मैनेजमेंट तो हर कंपनी में होगा, बस उनके तौर तरीके बदल जाएंगे, बट होगा हर कंपनी में। ये मल्टी डायमेंशनल इसलिए होते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल कहलाया जाता है। इसमें इसकी 3 डायमेंशन कौन से होते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजर्स हमेशा अपने काम को करते रहते हैं, जब तक कंपनी चलती है तब तक मैनेजमेंट होता है। ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, मैंने हमेशा बताया कभी भी जब आप एक कंपनी का पार्ट होते हो आपको इंडिविजुअली कोई मतलब नहीं होता। आप हमेशा कभी भी अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया, कंपनी का गोल अचीव नहीं हो पाया तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने कंपनी के गोल को अचीव करना पड़ेगा, कंपनी के गोल को कंसीडर करना पड़ेगा, और अपने गोल से आपका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये फीचर्स थे कंपनी का मैनेजमेंट के। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, हर एक, अरिस्टोटल ने कहा था कि हर एक कंपनी, हर एक पर्सन सोसाइटी का पार्ट होता है, तो ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी को कंसीडर करते हुए अपने नॉर्म्स को बनाए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करो, बहुत अच्छी बात है अचीव करो, लेकिन साथ साथ आपको सोसाइटी को भी कंसीडर करना चाहिए। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे सोसाइटी भी बेनिफिट हो सके, सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। वो कैसे होगा, डो नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट मत करो, गुड्स को रीजनेबल अमाउंट पे दो, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो, बेस्ट क्वालिटी के गुड्स दो विदाउट एडल्ट्रेशन, मतलब विदाउट मिक्सिंग, बेस्ट क्वालिटी के गुड्स दो, और हर एक पर्सन की, जो भी लोग हैं आपकी कंपनी में, उनके इंटरेस्ट को जनरेट करो, उनके इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए अपने काम को करो। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। सर्वाइवल का मतलब होता है कंपनी, जैसे हमारे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल भी था कि हमारी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, ये एक मानना होता है हमारी कंपनी हमेशा चलती रहेगी, फॉरएवर चलती रहेगी। और कंपनी को चलाने में एक ही चीज़ की मुख्य भूमिका होती है, वो होती है प्रॉफिट का। अगर आपकी कंपनी लॉस में जाएगी तो आप कभी भी अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। कंपनी को सर्वाइव करने का सिंपल सा तरीका होता है प्रॉफिट जनरेट करो, प्रॉफिट को कमाओ। ठीक है। और प्रॉफिट कैसे, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट। हर कंपनी का ये सपना होता है वो एडिकेट प्रॉफिट को अर्न कर सके, अच्छे से अपने प्रॉफिट को ले सके, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ और सर्वाइवल की अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ग्रोथ मतलब, ग्रोथ इंडिकेट्स दैट, ग्रोथ एक कंपनी के 2 ही चीज़ों में मेजर की जाती है, एक तो सेल्स वॉल्यूम की कितना उसकी सेल्स होती है, और दूसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन कितना, और सेल्स वॉल्यूम कितनी है। यही चीज़ हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल में इंक्लूड होती है, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी वो अपने, अगर उसने सोसाइटी को भी सर्व कर लिया, अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना उसका ही काम होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, लाइक एम्प्लॉयज़ को सैलरी दो, बोनस दो, जॉब सिक्योरिटी दो, उसकी रेपुटेशन बनाओ, ये सब आता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में।
ठीक है, दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीविंग ग्रुप गोल्स और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नाम सबके करना, एक्सप्लेन कुछ को करना। पहला इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट में मैंने हमेशा बताया कभी भी इंडिविजुअल गोल से कोई मतलब नहीं होता। मैनेजमेंट हमेशा अपने ग्रुप गोल को कंसीडर करता है, अपने ओवरऑल गोल को कंसीडर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंसीडर करता है। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट का टारगेट होता है मतलब काम भी हो जाए और रिसोर्सेज भी बच जाए फ्यूचर के लिए। ये डायनामिक होता है, डायनामिक मतलब चेंजेबल। माना इसमें प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं यानी मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, उनकी भी सलाह को कंसीडर किया जाता है। ये आपको आगे जाके आप लीडरशिप पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जो ऑटोक्रेटेड, डेमोक्रेटिक और लेज़र-फेयर होती है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आजकल के जो इन्वायरमेंट है उसमें हमेशा डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप ही चलती है। मतलब एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, वो करना भी चाहिए, तभी उनका मॉरल इंक्रीज होता है और तभी वो कंपनी में अपना 100% दे पाते हैं। अचीविंग ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो जाते हैं? मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी एंड वेजेस, बोनस, सैलरीज, इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वही होता है। और सोसाइटी को डेवलप करना है, इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, कोई बुराई नहीं है, बट उसको करते करते सोसाइटी को भी मद्देनजर रखो, सोसाइटी को भी कंसीडर करो। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद हम अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। जो अभी इसके फंक्शंस है वही अलग अलग से जाके चैप्टर्स है, तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी, चैप्टर्स में बताऊँगी। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसका काम होता है स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाओ, पॉलिसीज़ बनाओ। कैसे प्लान्स बनाओ? स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाओ जो दूसरे से डिफरेंट हो, ताकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये मेरा बहुत फेवरेट डायग्राम है, मैं सब में बनाती हूँ। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इसके बीच का जो गैप होता है वो प्लानिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग सेकंड स्टेप होता है मैनेजमेंट का। इसमें जो चीज़ें आप प्लान्स बनाते हो उस पर अच्छे से क्लासीफाई करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक्टिविटीज़ को, और क्लासीफाई करके हर को अपने अलग डिपार्टमेंट में बांटते हैं, जिससे ये पता चलता है यू आर स्पेसिफिक ऑफ दिस ड्यूटी। स्टाफिंग में न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है। स्टाफिंग प्रोसेस में बेसिकली नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी में लाया जाता है, जिससे जो खाली पोस्ट हो उन्हें फिल किया जाए। डायरेक्टिंग में भी आपके न्यू एम्प्लॉयज़ को कंपनी में जो स्टाफिंग में आपने न्यू एम्प्लॉयज़ को कंपनी में लाया, उनको गाइड किया जाता है लीडरशिप की तरह, उनको लीड किया जाता है, गाइड करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, जिससे वो जिस लिए कंपनी में आए वो अपना काम ढंग से करे। लीडरशिप के 4 पार्ट होते हैं, डायरेक्टिंग के 4 पार्ट होते हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। सब क्या होते हैं समय आने पर बताए जाएंगे। लास्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग हमारा लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होता है। कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। कंट्रोलिंग का ये काम होता है जो प्लानिंग में फंक्शंस बने क्या वो ढंग से इंप्लीमेंट हुए, ढंग से देखे जा रहे, ढंग से कंट्रोल हुए, ढंग से सुपरवाइज हो रहे, ढंग से चल रहे, उनको हम जो ये सारी चीज़ें आती है उसमें ये कंट्रोलिंग कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट को कंपेयर किया गया डिफरेंट चीज़ों से। पहले मैनेजमेंट आर्ट से कंपेयर किया गया। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है अपने काम को करना एक अच्छे, यूनिक और इफेक्टिव तरीके से करना। हर बंदा एक काम करते है, तुम अगर उसे क्रिएटिव वे से करते हो तो वो आर्ट होती है। मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया गया। मैंने आपको हमेशा बताया ये सबको सबसे कंपेयर करते हैं, बट उसे फुल फ्लैग नहीं मानते। मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया गया, बट वो उससे कम्प्लीटली नहीं माना गया। क्या क्या फीचर है मैनेजमेंट में आर्ट जैसे? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट में थियोरी होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट में ही सबसे सारी थियोरी होती है। तो मैनेजमेंट में भी थियोरी होती है, जैसे आप ये पढ़ रहे हो कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना, मैनेजमेंट में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ थियोरी मौजूद होती है, जैसे कि हमारी आर्ट में होती है। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी होगी दोनों में। दूसरी ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, जैसे आर्ट में अपनी पर्सनल स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को किया जाता है, मैनेजमेंट में भी सेम होता है, और ये हमारी क्रिएटिविटी के बेसिस पे होता है। मैनेजमेंट में भी यही होता है कि कौन पर्सन अपने काम को कितने कंपैटिबल तरीके से, कितनी इफेक्टिव तरीके से करता है, और यही आर्ट में होता है कि कौन पर्सन अपने काम को कितने इफेक्टिव तरीके से करता है। तो कहा जाता है कि कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट को कहा तो गया है आर्ट की तरह, बट कंप्लीट आर्ट नहीं कहा गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस हमारी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एक स्पेसिफिक फील्ड में, ये कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप बनाती है। मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं कहा गया। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी पूरे ब्रह्मांड में सेम होते हैं, हमेशा माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को माने जाते हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम होते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, तभी मैनेजमेंट को डायनामिक भी कहा गया है। वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं बट होते हर जगह है। फिर ये भी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बनते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल ऑब्जर्व करके बनते हैं, जैसे न्यूटन ने कहा था कि न्यूटन के जो लॉज होते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वगैरह, ये जो सब होते हैं, इन्होंने भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके कहा एप्पल नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह। आप नेक्स्ट चैप्टर में, जल्दी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, आप पता चलेगा जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही होते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें भी यही होता है, जैसे मैनेजमेंट में भी और साइंस में भी यही होता है, हर चीज़ों का एक दूसरे के साथ कुछ कोरिलेशन होता है। तो आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होगे, स्टार्टिंग में हर जो बात एक चीज़ के कही जाती है वही सब में रिपीटिशन होती है, सब चीज़ों एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है। ये सब तो बात फैक्ट है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं है, फुल फ्लैग साइंस नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस ना कह के सॉफ्ट साइंस कहा गया है। ठीक है। लास्ट इज मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया है? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। मैनेजमेंट को प्रोफेशन तो कहा गया है, वो किस लिए कहा गया है? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, जैसे प्रोफेशन में आपके, जैसे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर, इंजीनियर हो, आपको अपने स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज होती है, कंप्लीट नॉलेज होती है। तो मैनेजमेंट को नॉलेज तो होती है मैनेजमेंट में, और जैसे आपकी प्रोफेशन में नॉलेज होती है ऐसे मैनेजमेंट के भी कंप्लीट नॉलेज होती है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो ये सारी नॉलेज आप गेन कर रहे हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, और MBA वगैरह होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्रोफेशन में नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में भी नॉलेज होती है। ये प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे हर प्रोफेशन की अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन की, जैसे CA की ICA होगी, मेडिकल की एम्स हो गई, ऐसी इसमें भी मैनेजमेंट की भी अपनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसके तहत ये सब चीज़ें रन करती है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का भी काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करके सर्विसेज मोटिव को रन करना, और मैनेजमेंट में भी यही होता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए सर्विस मोटिव को एक्वायर करना। अगर डिटेल में देखना ना, अभी मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ अगर, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, अगर डिटेल में देखना तो सबकी सेपरेट वीडियो है। मैनेजमेंट जैसे साइंस की सेपरेट है, प्रोफेशन की अलग है। मैं कहती हूँ 30 वीडियो एक चैप्टर की अभी तक है, आगे हो जाए तो पता नहीं, तो 30 वीडियो है इसकी, आप 30 वीडियो आराम से देखो बैठ के, पहले फिर इसे देखना। अब वही बात है, इसे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन तो कहा गया बट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं कहा गया, इसलिए एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन कहलाया जाता है। ये सबसे कंपेयर करते हैं बट किसी को भी कंप्लीट नहीं मानते। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज़ के, आप इसे नोट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और लास्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तो तालमेल बिठाना। आपके सारे फंक्शंस और मैनेजमेंट बेस्ड है अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। अगर हम बिजनेस की बात ना करें तो कोऑर्डिनेशन इंग्लिश का मतलब होता है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करना। तालमेल कैसा हो कि एक दूसरे की बात समझो, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन जनरेट करो, और एक दूसरे की बात समझते हुए अपने काम को करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्सेज होगी, डुप्लीकेशन होगी, डिलेज होगी, चाउस होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉब्लम होगी। देखो ये भी एक मेरा बहुत अच्छी बात है, वो मैं डॉक्यूमेंट से स्कैन करती हूँ तो थोड़ा धुंधले होगा आप, लेकिन मेरे वीडियोस में, ओरिजिनल वीडियोस में देख लेना, मतलब जो डिटेल वीडियोस है उसमें कुछ भी चीज़ धुंधली नहीं है। बेसिकली जो पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग के बीच का जो एलिमेंट होता है वो हमारी कंट्रोलिंग ही होती है। कंट्रोलिंग कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करते हैं सारे फैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? ग्रोथ इन साइज, जितनी आपकी कंपनी होगी, अगर ओवरलैप ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, चाउस नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होगी, तो आपकी कंपनी में ग्रोथ होगी, वो अच्छे से काम को कर पाएगी। ये काम को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबके काम को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, स्पेशलाइजेशन जनरेट करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है, और ये एक फील्ड में एक चीज़ को स्पेशलाइज्ड बना देते हैं। जो कंपनी की जो बात है उसमें स्पेशलाइज्ड बना देते हैं एक चीज़ को। ठीक है, लास्ट वन इज योर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स मैनेजमेंट जैसे ही हैं बेसिकली, ये इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स करते हैं। कई बार मैंने आपको सेम बात बताई है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप कंपनी का पार्ट हो तो आपको किसके लिए काम करना है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। आई मस्ट बी रिप्लेस्ड विद वी।
नेक्स्ट इज यूनिटी, ये सब लोगों के बीच में यूनिटी जनरेट करती है। तुम नहीं, तुम हम हो, ये चीज़ पे, इस प्रिंसिपल पे फॉलो अप करती है। ये कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन अगर कंप्लीट हो जाए तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन जब तक कंपनी रहेगी तब तक कोऑर्डिनेशन रहता है। ये परवेसिव होता है, यूनिवर्सल होता है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं, बस इनके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं बट यूज़ हर जगह होते हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ तो बिजनेस के टर्म को आप रट लो, जैसे परवेसिव हो गया, डायनामिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, नेवर एंडिंग हो गया, ये सब में सेम यूज होते हैं। कोऑर्डिनेशन किसी एक बंदे का काम नहीं होता, कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब मैनेजर्स की, सब वर्कर्स की। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन अगर ना होगी, नहीं होगी तो कंपनी बिल्कुल वेस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी कंपनी का। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज द लास्ट ऑफ द टुडेज चैप्टर। मैंने आपको फुल चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो डिटेल में तो मैंने कर ही दिया था, बाकी मैंने रिपीटेशन मोड पे बर्ड्स आई व्यू में सारे चैप्टर का आपको ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में आपको फुल चैप्टर रिवाइज करवा दिया। अगर इन सब के बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, मैं वैसे अपने चैनल पे बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, बहुत इफेक्टिवली चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना। स्टूडेंट्स, डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चलाओ, और अगर आपने वो देख ली है तो ही आप इसे देखना, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने का। आपको आज मैंने बहुत जल्दी में चीज़ें करवाई हैं। डिटेल में वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखी है, पहले आप डिटेल वीडियो देख के फिर इसे देखना, फिर मैं देखती हूँ आपके कैसे फुल ऑन फुल मार्क्स नहीं आते। दैट इज़ माई गारंटी। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ, विद एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देती हूँ। पहले मेरी प्लेलिस्ट देखो, फिर ये वन शॉट वीडियो देखो, तो आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट मानो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं। हर रोज़ मैं नियम पूर्वक वीडियोस अपलोड करती हूँ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरी ही सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आपके हर डाउट को क्लैरिफाई करते हो। कोई आपके दिमाग में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, अगले ही दिन मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगी आपको। तो चिंता की कोई बात नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, जिससे सबका भला हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।